अध्याय 13 मन्ना रेड 12 पर्वत पर। यह सिर्फ ली तियानमिंग ही नहीं था जो समझ नहीं पाया कि लियू किंग किस बारे में बात कर रहे थे। मैडम मो और ली जिफेंग सहित अधिकांश भीड़ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चयन में अन्य लोग भी भाग ले रहे थे। आखिरकार फ्लेम हेवन के आसपास के क्षेत्र में केवल इतने ही प्रतियोगी थे, वे सभी प्रसिद्ध थे। ली तियानमिंग की ओर ली यानफेंग की निगाहें और भी ठंडी हो गईं, लेकिन जैसे ही वह किसी और की ओर मुड़े, एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। उनके चेहरे पर कोमलता और प्रशंसा लिखी हुई थी। कियानयांग, हालांकि आप दूसरी जगह से आए हैं, आप भी फ्लेमहेवन के नागरिक हैं क्योंकि मैंने आपकी बहन से शादी की है। उसने अपने पीछे बैठे लगभग 15 वर्ष के एक लड़के को देखा, जिसने तुरंत उसे सुर्खियों में ला दिया। फ्लेमहेवन में किशोर बहुत अनुभवहीन हैं और उन्हें पता नहीं है कि एक वास्तविक कौतुक क्या करने में सक्षम है। आप युवा हो सकते हैं, लेकिन मेरे साले के रूप में याद रखें, आप उन सबसे वरिष्ठ हैं। अब जाकर उन्हें असली टैलेंट दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। जाओ कियानयांग। लियू किंग ने ली यानफेंग का हाथ पकड़े हुए लड़के से आग्रह किया। सभी के लिए इतनी जानकारी काफी थी। यह लड़का लियू कियानयांग लियू किंग का भाई था, मतलब वो भी लाइटनिंग मैनर से था। पहली पत्नी के भाई को फ्लेमहेवन का भी हिस्सा माना जाता है। तो राज्यपाल चाहते हैं कि वह फ्लेमयेलो ऑर्डर के लिए भी चुनाव लड़ें। क्या वे बस इस पर सहमत थे, या उन्होंने यह सब योजना बनाई थी? अधिकांश लोगों को आश्चर्य हुआ, यह देखते हुए कि यह एक सहज निर्णय की तरह नहीं लग रहा था। जाहिर तौर पर ली यानफेंग ने आदेश को ली जिफेंग को सौंपने का कभी इरादा नहीं किया था, जिसमें बताया गया था कि वारिस के रूप में घोषणा करने के बावजूद उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया गया। दोनों बेटे इनाम को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन यह वास्तव में उसकी दुल्हन के भाई के लिए तैयार किया गया था। किसी ने भी राज्यपाल से सवाल करने या चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की और पूरी जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लाइटनिंग मैनर के लड़के को हर कोई घूर रहा था जब वह जेफिर टॉवर के ऊपर अपनी सीट से उठा। जैसे जैसे लोगों को धीरे धीरे एक स्पष्ट नजर आने लगी, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया कि फ्लेमहेवन के तथाकथित जीनियस इस वास्तविक कौतुक की तुलना में जुगनू थे। वह ली जिफेंग से छोटा दिखता था, उसकी त्वचा हल्की गोरी थी और उसका लुक लियू किंग जैसा दिखता था। उसका रूप सुंदर और बुद्धिमान था और उसकी आंखें अंधेरे में रत्नों की तरह चमकती थीं। शायद सबसे प्रभावशाली वह कृपा थी जिसने उनके हर आंदोलन को प्रभावित किया। केवल लाइटनिंग मैनर जैसा महाकाय व्यक्ति ही इस तरह की योग्यता के साथ किसी का पालन पोषण कर सकता है। इसकी तुलना में शोरगुल, निर्मम ली जिफेंग लियू कियानयांग के कहीं भी करीब नहीं थी। लियू कियानयांग की उपस्थिति अकेले ही भीड़ की प्रशंसा पाने के लिए पर्याप्त थी, ठीक उसी तरह जैसे वह निश्चित रूप से लोगों को फ्लेमहेवन के युवाओं के बारे में भूलने में सक्षम था। कियानयांग, यदि आप फ्लेमयेलो ऑर्डर चाहते हैं, तो आपको इसे अर्जित करना होगा। लियू किंग ने सलाह दी जब उसने अपने कपड़े ठीक किए। हाँ बहन, और धन्यवाद जीजाजी। लड़का बहुत विनम्र था, उसे एक सौम्य और आज्ञाकारी छवि दे रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था, क्योंकि हर कोई जानता था कि उसके रूप का क्या मतलब है। ली यानफेंग अभी भी ली तियानमिंग से एक कदम आगे थे। ली तियानमिंग ने सोचा था कि ली जिफेंग को हराकर वह फ्लेमयेलो ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लियू कियानयांग के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी, विशेष रूप से फ्लेमयेलो ऑर्डर के सच्चे प्राप्तकर्ता के रूप में। जिस गर्मजोशी से ली यानफेंग लियू कियानयांग को दिखा रहे थे, हर कोई जानता था कि उन्होंने यह फैसला बहुत पहले कर लिया था। आखिरकार उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी इस तरह की देखभाल पहले कभी नहीं दिखाई। सच कहूं तो ली तियानमिंग को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कम करके आंका कि ली यानफेंग की निचली रेखा कितनी कम थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लियू कियानयांग के चेहरे की दृष्टि, जो कि एक लड़की से मिलती जुलती थी, ने एक या दो स्मृतियों को मिटा दिया था। 3 साल पहले लाइटनिंग मैनर के लिन शियाओटिंग के कई अनुयायी थे, उनमें से कुछ 11 या 12 वर्ष के थे। भले ही उसके सामने लड़का बड़ा हो गया था, ली तियानमिंग मोटे तौर पर उसकी उपस्थिति को याद कर सकते थे। यह सही है, ली तियानमिंग ने 3 साल पहले लियू कियानयांग को देखा था। ली यानफेंग से अनुमति प्राप्त करने के बाद लियू कियानयांग ने जेफायर टॉवर से छलांग लगा दी। उनकी स्पष्ट आंखें ली तियानमिंग पर टिकी थी। ली तियानमिंग, जब बड़े भाई जियाओटिंग ने आपके जीवनदायी जानवर को मार डाला, तो मैं इसे देखने के लिए वहां गया था। वास्तव में यह वह था। उस दिन अपनी हताशा और गुस्से में ली तियानमिंग ने लाइटनिंग मैनर के हर चेहरे को उसकी स्मृति में जला दिया था, ताकि यह पता चल सके कि उसके दुश्मन कौन थे, और इसमें यह बच्चा भी शामिल था। बेशक वह अब एक जवान लड़का था। आप फ्लेमयेलो ऑर्डर प्राप्त करने के बस इतने छोटे से करीब थे। कितनी शर्म की बात है। इग्निसपोलिस के प्रतिस्पर्धी माहौल में ऑर्डर प्राप्त करना परेशानी भरा है, इसलिए मैंने फ्लेमहेवन के माध्यम से संस्थान में प्रवेश करने का आसान तरीका चुना। जैसे ही वे मंच पर उतरे, लियू कियानयांग ने यहाँ अपना उद्देश्य बताया। फ्लेमहेवन के गवर्नर के बहनोई के रूप में यह हर तरह से एक कानूनी कदम था।
उनके शब्दों से ली जिफेंग को आज भी एक मजाक बनना तय था, क्योंकि उनकी सीमा उत्तराधिकारी के रूप में स्थिति थी, जबकि फ्लेम येलो ऑर्डर एक अगम्य सपना था। लाइटनिंग मैनर का असली कौतुक खड़ा था ऊंचाई पर कि ली जिफेंग कभी मेल नहीं खाएगा। आज वापसी का आपका प्रयास बुरा नहीं था, बहुत बुरा, यह एक अंतिम प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बड़ा भाई जियाओटिंग आपको क्यों नहीं मारना चाहता था? यह इसलिए था क्योंकि वह आपकी सभी आशाओं को नष्ट नहीं करना चाहता था। आखिरकार आपको संघर्ष करते हुए देखना कहीं अधिक मनोरंजक है, नहीं? उसके गालों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। लियू कियानयांग वह अच्छा लड़का नहीं था जो वह दिखाई देता था, उसके हर शब्द का उद्देश्य ली तियानमिन की इच्छा को कुचलना था। ली तियानमिन के फ्लेम येलो स्किन्स इंस्टीट्यूट में लौटने के मुख्य कारणों में से एक यह था कि वह प्रतिभाओं के इस समूह से बदला लेना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि कोई भी फ्लेम हेवन तक अपना रास्ता खोज लेगा। जब आप इसे इस तरह रखते हैं तो यह वास्तव में अजीब लगता है। मैं अपने भाग्य को बदलने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करूंगा, केवल आप मुझे फिर से कुचलने के लिए। ली तियानमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आपका आत्मविश्वास काफी स्वादिष्ट है। आइए समय बर्बाद न करें, मुझे देखने दे कि इन 3 वर्षों में आपने कितना सुधार किया है। जैसे ही उसने बात की, लियू कियानयांग ने अपने जीवनदायी जानवर को बुलाया। फ्लेम हेवन में ज्यादातर एवियन जानवर शामिल थे, लेकिन आज चीजें अलग थीं जब एक चीता लियू कियानयांग के पीछे से निकल गया। चीता तेज लेकिन भारी था, उसके पंजे उस्तरे जैसे नुकीले थे, और उसकी विशिष्ट विशेषता उसके शरीर के माध्यम से चलने वाली बिजली के बोल्ट थे। यह एक 5 सितारा जीवनदायी जानवर था। लाइटनिंग बोल्ट चीता एक बिजली प्रकार का स्थलीय जानवर। लाइटनिंग बोल्ट चीता 4 पंखों वाले गोल्डरोक ली तियानमिन की तुलना में थोड़ा मजबूत प्राणी था। आखिरकार लाइटनिंग मैनर में किसी को कौतुक मानने के लिए 5 सितारा नंगे न्यूनतम थे। लियू कियानयांग मुस्कुराए, उन्हें अपने वंश और अपनी ताकत पर भरोसा था। चौथे और 9वें स्तर की बीस्ट विंग के बीच लड़ाई। निश्चित रूप से कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यह केवल सादा मूर्खता होगी। ली तियानमिन को यह जानने के लिए बस एक नजर की जरूरत थी कि यह एक तरफा लड़ाई होगी। ली जिफेंग को हराने का कारण ज्यादातर उनकी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता थी, लेकिन बिजली की तरह के दुश्मन के खिलाफ चीता अकेले ही छोटे चूजे का काम कम कर देता था। अगर आप जवाब नहीं देने जा रहे हैं तो चलिए आपका परीक्षण करते हैं। लियू कियानयांग के एक ताड़ के साथ झंझावात उत्पन्न हुआ, जो उसके 9वें स्तर के बीस्ट वेन्स से बीस्ट की द्वारा समर्थित था। यह एक भयानक कदम था और हमले का दबाव ही ली तियानमिन का दम घुटने के लिए काफी था। हमले से अभिभूत ली तियानमिन को मंच से नीचे उतार दिया गया। जैसे ही तूफान बना रहा, हवा के झोंके ने ली तियानमिन को पकड़ लिया, जिससे वह और 30 कदम पीछे हट गया। अंतर बस बहुत बड़ा था। 5 स्तरों के अंतर के साथ ली तियानमिन तूफान के सामने मुश्किल से सीधे खड़े हो सकते थे। अपनी उग्र घृणा के बावजूद ली तियानमिन तर्कसंगत बने रहे। 3 साल की कड़ी मेहनत और सहनशीलता ने उन्हें सिखाया कि एक शिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक असली शिकारी कभी भी जानवर का सामना नहीं करता है, बल्कि घातक हमले के लिए सही समय की प्रतीक्षा करता है। आज जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता था, और निस्संदेह वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। बहरहाल ली तियानमिन ने खुद को साबित किया था। ली जिफेंग को हराकर और ली यानफेंग को शर्मिंदा करके ली तियानमिन ने दिखाया कि वह कोई कचरा नहीं है जिसे वे यूं ही फेंक सकते हैं। जैसे ही वह उतरा, ली तियानमिन ने अपने लाइटनिंग बोल्ट चीता पर बैठे लियू कियानयांग की ओर देखा, जिन्होंने हल्के से कहा, आपकी बीस्ट वेन के केवल 6ठे स्तर तक ही पहुंच सकती है। तुम्हारे इस एक सितारा जीवन पशु से जीवन पर्यंत अपंग होने में क्या अंतर है? यदि आप केवल इतना ही करने में सक्षम हैं, तो शुरू करें। आप मेरे विरोधी होने के लायक नहीं हैं। यह देखते हुए कि कैसे ली तियानमिन लियू कियानयांग के खिलाफ लड़ाई भी नहीं कर सकते थे, भीड़ को एहसास हुआ कि फ्लेम हेवन और लाइटनिंग मैनर के बीच का अंतर उनकी कल्पना से परे था। यह लियू कियानयांग ली जिफेंग से छोटा था, और फिर भी वह पूरे 2 स्तरों से ऊंचा था। जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। सभी ने सोचा कि ली तियानमिन अब तक निराश हो जाएंगे, लेकिन उनके धैर्य ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि किसी ने उस जानलेवा नजर पर ध्यान नहीं दिया जो वह लियू कियानयांग को दे रहा था। वह अंततः इस हथेली के अपमान को वापस लौटा देगा। बिल्कुल, लियू कियानयांग ने कहा, जैसे ही उसका लाइटनिंग बोल्ट चीता धीरे धीरे अधीर हो गया, बेचैनी से गुर्राने लगा। तुम फ्लेम हेवन कब छोड़ोगे? ली तियानमिन ने अपना सिर ऊपर उठाया। अगर ली यानफेंग उसे डरा नहीं सकते, तो लियू कियानयांग को क्यों डराना चाहिए? शायद 1 महीने के समय में, लियू कियानयांग ने संक्षेप में सोचा। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी, और उसने फ्लेम येलो ऑर्डर प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसके बहुत लंबे समय तक रहने का कोई कारण नहीं था। 1 महीना पर्याप्त से अधिक लगा। अच्छे से 1 महीने बाद इसी जगह पर मैं तुम्हारे उस कष्टप्रद मग को मुक्का मारूंगा।
यदि आप हार जाते हैं तो फ्लेम येलो ऑर्डर मेरा है। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस करते हो? एक बार फिर ली तियानमिंग ने सभी का जबड़ा गिरा दिया। उसने हार मान ली थी और इसमें कोई शक नहीं कि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। 1 महीने बाद लियू कियानयांग और भी मजबूत हो जाएगा, जबकि वह अभी भी अपनी एक सितारा जीवंदाई जानवर को लटका रहा होगा। तो किस बात ने उसे कुछ भी जारी करने का साहस दिया? वह चुनौती। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ 1 महीने में जबरदस्त सुधार कर सकता था। इसमें मेरे लिए क्या है? लियू कियानयांग ने सूंघा। बस मेरी जिंदगी, ली तियानमिंग ने कहा। दांव चालू है। मेरे जीजा ने तुम्हें पाला, खेती करना सिखाया, संस्थान में भी भेजा। फिर भी आपने उसके भरोसे को धोखा दिया, अपराध किए और बड़े भाई शियाओटिंग द्वारा दंडित किए जाने के बाद भी अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। आज का दिन खुशी का अवसर होना चाहिए था, फिर भी आपने शांति भंग करना चुना। तुम जैसे कृतज्ञ छोटे कमीने को हटा देना चाहिए। यदि मेरा साला अपने ही मांस और खून को मारना सहन नहीं कर सकता है तो मैं घर को साफ करने में उसकी मदद करूंगा। लियू कियानयांग ने ज़ेफायर स्क्वायर में उपस्थित सभी लोगों के लिए घोषणा की। उनके भाषण में धार्मिकता की प्रशंसा हुई, विशेष रूप से ज़ेफायर टॉवर में रईसों से। ली तियानमिंग हंसे। कितना मार्मिक भाषण है। विडंबना को जोड़ने के लिए ली यानफेंग ने लियू कियानयांग द्वारा कही गई हर बात पर बमुश्किल प्रतिक्रिया दी थी, जिससे उन्हें लगभग संदेह हो गया था कि क्या ली यानफेंग वास्तव में उनके पिता थे। पिछले 3 वर्षों के दौरान ली तियानमिंग ने कई बार अपनी मां से यह सवाल पूछा था और चूंकि उनकी मां ने कभी उनसे झूठ नहीं बोला, उन्हें विश्वास करना पड़ा कि यह सच है। यह वाकई विडंबनापूर्ण था। लाइटनिंग मैनर का एक बाहरी व्यक्ति ली यानफेंग को अपने ही बेटे से छुटकारा पाने में मदद करने का दावा कर रहा था और ली यानफेंग ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या अधिक है, वह इस सटीक बाहरी व्यक्ति की बहन को कमर से पकड़े हुए था। ली तियानमिंग को ऊपर से उदासीनता से घूर रहा था। हालांकि चूंकि उन्होंने लंबे समय से ली यानफेंग पर उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उन्होंने इसे परेशान करने के बजाय मनोरंजक पाया। पालन पोषण के लिए इतना। कम से कम उसने ऑर्डर पाने का एक आखिरी मौका तो हासिल कर लिया था। उनके लिए संस्थान में लौटने का यही एकमात्र तरीका था और ली यानफेंग के लिए भी अपनी मां और उन्हें सम्मान के साथ शहर से बाहर भेजने का। आज जो कुछ भी हुआ और ली यानफेंग ने जो चालें चली, वे केवल इसमें देरी करेगी। आज एकमात्र वास्तविक हारने वाला ली जिफेंग था, जो न केवल ली तियानमिंग से हार गया था, बल्कि उसका फ्लेम येलो ऑर्डर भी छीन लिया था। जैसा कि उसने लियू कियानयांग को मुख्य रूप से देखा, उसने शायद उसी तरह महसूस किया जैसे ली तियानमिंग ने किया था जब उन्हें उनके पिता ने छोड़ दिया था। कर्म ने निश्चित रूप से दिलचस्प तरीके से काम किया। तो वह फ्लेम येलो ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 1 महीने में फिर से लियू कियानयांग को चुनौती देने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? गवर्नर ने कहा कि वह सिर्फ अपने पिछले अनुभव पर भरोसा कर रहे थे और वह कभी भी बीस्ट वेन स्टेज से आगे नहीं जा सकते। फिर उसने ऐसा क्यों किया जैसे वह लाइटनिंग मैनर के कौतुक का मुकाबला कर सकता है? हाँ, निश्चित रूप से उसे जाने से पहले कम से कम थोड़ा प्रतिशोध लेना था, वरना वह क्या करने वाला है, बस कुत्ते की तरह रेंगकर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही सभी हंसे, उन्होंने ली तियानमिंग को सहानुभूतिपूर्वक देखा। अंत में वह सिर्फ एक विदूषक था जो अपनी नाटकीय बदले की कहानियों का सपना देख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू कियानयांग ने उससे परेशान भी नहीं किया। केवल ली तियानमिंग ही जानते थे कि उनके बयान मजाक के तौर पर नहीं थे। उन्होंने ली यानफेंग पर अंतिम नजर डाली। जेफर टॉवर के ऊपर उस आदमी की बाहों में युवा सुंदरी थी, दोनों लापरवाही से बातें कर रहे थे। आज लियू कियानयांग की उपस्थिति ने ली तियानमिंग की योजना को बाधित कर दिया था, जिससे ली यानफेंग को एक तंग स्थिति से बाहर निकाला जा सके। लेकिन क्या यह अंत हो सकता है? बस आप देखते जाए। क्या इसमें 1 महीना भी लगेगा? रात हो गई, जैसे दुल्हन के कमरे में जीत की भावना छाई हुई थी। ली यानफेंग के हाथ में एक कप था जिसे लियू किंग ने लगातार शराब से भर दिया। वे दोनों स्पष्ट रूप से अपने समय का आनंद ले रहे थे। लियू किंग का चेहरा शराब से लाल हो गया था, रास्ता राडू की तरह हल्का चमक रहा था। हालांकि ली यानफेंग ठीक से कपड़े पहने और बैठे थे, सुंदरता स्पष्ट रूप से अभी उनके दिमाग में पहली चीज नहीं है। यानफेंग, रेड ट्विल माउंटेन में मन्ना की प्रतियोगिता के बारे में, मेरा भाई आप पर भरोसा करेगा। लियू क्विंग ने अपना हिस्सा खत्म करने से पहले फिर से ग्लास को फिर से भर दिया। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी बर्फ सफेद त्वचा विशेष रूप से आकर्षक थी। चिंता मत करो, रेड ट्विल माउंटेन मेरा क्षेत्र है। वहाँ जो भी मन्ना है, उस पर मेरा नाम लिखा है। ली यानफेंग बहुत आश्वस्त थे।